रुको एक मिनट और जरा समझो, मैं आपके बस ओनली 5 मिनट का ही समय लूंगा और इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी के कुछ ऐसे ट्रुथ के बारे में बताऊंगा जिससे ज्यादातर लोग अनजान ही रहते हैं। यूपीएससी जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में गिना जाता है, लेकिन ये टफेस्ट एग्जाम होने के साथ पैसा, पावर, पॉपुलैरिटी जिसको अगर बोला जाए तो ये एग्जाम पास करने के बाद एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में कभी दौलत और शोहरत, पावर की कमी नहीं होगी। देश में लगभग 12 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल यूपीएससी एग्जाम के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सीट होती है बस 1000। और दोस्तों यहीं से आप सक्सेस रेट का अंदाजा लगा सकते हो, मतलब 1200 स्टूडेंट में से एक यानी 0.1% से लेके 0.2% के बीच ही बच्चे पास होते हैं। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि जिस एग्जाम का रिजल्ट 0.1% है, उस एग्जाम के लिए हर साल लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और अपनी यंग एज का ज्यादातर हिस्सा वो 4x4 के कमरे में पढ़कर बिता देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन इनको कोचिंग देने वाली कोचिंग इंडस्ट्री का मार्केट 58,000 करोड़ का है, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं इस आईएएस बिजनेस के बारे में। इसको बढ़ाने के लिए क्या सिर्फ कोचिंग सेंटर का ही हाथ है या इसके पीछे कई और पार्टियां भी शामिल हैं। बेसिकली भारत में यूपीएससी की शुरुआत 1924 में हुई, जब भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। क्योंकि 19th सेंचुरी में अंग्रेजों का शासन था, तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर लॉर्ड ली रिपोर्ट जारी करते हैं कि यूपीएससी में ऑफिसर रैंक के लिए होने वाले सिलेक्शन में 40% ब्रिटिश और 40% इंडियंस होंगे और 20% कमीशन ऑफिसर होंगे। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस नहीं थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए कोई मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई सोशल मीडिया टीवी चैनल नहीं होते थे। तो ऐसे में बहुत कम ही लोग इस एग्जाम के बारे में जानते थे और बहुत ही कम लोग अप्लाई करते थे। और जैसे जैसे साल गुजरते हैं, स्टूडेंट इस एग्जाम के बारे में जानने लगते हैं। फिर चाहे आइडिया गांव के पुलिस इंस्पेक्टर से आया हो या पटवारी से या किसी और बड़े अधिकारी से, इस एग्जाम के फॉर्म फिलिंग में एक बड़ी उछाल देखने को मिलती है। और जैसे जैसे इस एग्जाम का क्रेज स्टूडेंट में बढ़ता है, वैसे ही इस क्राउड को कंट्रोल करने और पैसे कमाने के लिए आते हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज। आज देश में लगभग यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए हजारों कोचिंग सेंटर्स हैं, जिनकी पर स्टूडेंट फीस 50,000 से 2 लाख के बीच है, जहां पढ़ाने वाले एक टीचर की फीस लाखों में है। तो वहीं कोचिंग सेंटर का ईयरली टर्नओवर करोड़ों में है। गवर्नमेंट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 58,000 करोड़ का है, जो 2028 तक 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो जाएगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रिजल्ट 0.1% ही है। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए हैं। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, 1 by 1 डिग्री लेते गया। क्योंकि देखिए एग्जाम नहीं हो रही थी, तैयारी कर रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मैंने अलग अलग डिग्री लिया, जैसे कि एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमए इन खोटा, लास्ट में ट्राइबल इन लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया, नेट क्वालिफाइड करने के बाद छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं है कि ये बात कोचिंग सेंटर वाले नहीं जानते। देखिए, किसी भी कोचिंग सेंटर या बिजनेस को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों का या कस्टमर का उस प्लेटफॉर्म पर होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सक्सेस रेट इतना कम होने के बाद भी कोचिंग टीचर स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं होने देते, फिर चाहे वो रील के थ्रू मोटिवेशन दे, क्लास के थ्रू मोटिवेशन दे। यहाँ जिसने भी सपना देखा उसको संघर्ष करना पड़ा, जिसने बंद आंखों से देखा वो तो मस्त रहा। हम सब अर्जुन ही हैं, हम सब, और सब इस जीवन के महाभारत में उलझे हुए हैं। या टॉपर के फोटोग्राफ दिखाकर
अब ये बात तो रही कोचिंग सेंटर्स की, लेकिन जो बच्चे आज की डेट में IAS IPS बन चुके हैं वो क्या कर रहे हैं? IAS दीपक रावत, जिनके YouTube चैनल पर 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, अभिषेक सिंह, पूजा खेड़कर, ज्योति मिश्रा, बी चंद्रकला, ऐसे कई IAS ऑफिसर हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने काम के चलते पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो वहीं कुछ ऐसे IAS भी हैं जो करोड़ों के घोटालों में फंसकर अपनी जॉब तक गवा चुके हैं। देखिए, IAS को भारत की सबसे पावरफुल जॉब में गिना जाता है और ज्यादातर किसी राज्य, क्षेत्र, गांव, शहर के एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर के काम की जिम्मेदारी एक IAS ऑफिसर पर ही होती है। तो ऐसे में जो करंट IAS ऑफिसर होता है उस पर सरकार के काम से रिलेटेड सारी पावर और पैसों की जिम्मेदारी होती है। पूजा सिंघल, के राजेश, नीरा यादव और भी कई ऐसे IAS ऑफिसर हैं जो अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर करोड़ों रुपए के घोटाले में फंस चुके हैं। देखिए, भारत में UPSC को ज्यादातर A ग्रेड और B ग्रेड अफसर की सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाना होता है, फिर चाहे वो आर्म फोर्सेस के लिए हो या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए। 2010 में 2,70,000 के लगभग लोग UPSC के लिए अप्लाई करते हैं। तब 1043 सीट की ही वैकेंसी निकली हुई थी और अगर बात 2024 की करी जाए तो सीट अभी भी 1043 ही है, बट फॉर्म अप्लाई करने की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार को क्या दोषी ठहराना सही है? तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आजादी के बाद भारत में जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी UPSC जैसे टॉपिक पर ज्यादा गहराई से काम नहीं करा। फिर चाहे वो स्टूडेंट की प्रोटेस्ट किसी भी राज्य में हो, सरकार आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस रूल को फॉलो करती आ रही है। 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम पर भी 1000 से 1200 के बीच में ही वैकेंसी होती थी, जिसमें हिंदी मीडियम के सिलेक्शन रेट 5% से भी कम थे और आज 2024 में भी ये डाटा बिल्कुल सेम ही है। वैकेंसी आज भी 1000 से 1200 के बीच ही है और हिंदी मीडियम सिलेक्शन रेट 5% से भी कम है। मन की बात के एक एपिसोड में मोदी कहते हैं, तो वहीं अगर इसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो हिंदी बस एक सुनने और समझने का जरिया बन चुकी है। बाकी गवर्नमेंट की ज्यादातर हाई लेवल की वैकेंसी में हिंदी लिखना और इंटरव्यू में हिंदी बोलना बिल्कुल ना के बराबर ही मंजूर करा जाता है। अब यहाँ मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूंगा कि जिस हिंदी लैंग्वेज को एग्जाम सिलेक्शन में बहुत ही कम प्रायोरिटी दी जाती है, तो सिलेक्शन होने के बाद जो ज्यादातर IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वो किसी गाँव या कस्बे में ग्राउंड लेवल के लोगों या किसानों से इंग्लिश में ही बात करते हैं क्या? तो शायद नहीं। आज भारत के लगभग 44% एरिया में हिंदी बोली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती जैसी भाषा बोली जाती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए, मैं जानता हूँ हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है वो आपका माइंड, स्किल्स, आइडिया। जिस एग्जाम की तैयारी में आज आप 7 से 8 साल लगा रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं निकल रहा, तो आप घबराइए मत। अपनी स्किल को, पैशन को दूसरी तरफ इन्वेस्ट करिए, शायद इससे अच्छा स्कोप मिल जाए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खुद प्रोफेसर विकास दिव्यकृति। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दूँ सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में। इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियाँ दे लें और मैं अपनी ज़िंदगी ठीक करने की कोशिश करूँ। रोमन सैनी, जो आज अनअकैडमी के मालिक हैं, और भी कई ऐसे IAS IPS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर अपनी स्किल्स पर काम करा और आज वो करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं।